हेलो एवरीवन, हम लोग जो है इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा जो है पीवाईक्यू किस चीज़ का है? पीवाईक्यू सॉल्यूशन है स्पेशल एग्जाम का, जो कि कंडक्ट किया गया था 2023 में। ठीक, और ये हमारा वीडियो सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ये उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आंसर है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर है, और थ्योरी पेपर में क्या रिपीट कर जाएगा कहना मुश्किल है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस पार्ट का, वो क्या कहता है? व्हाट आर द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल? ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का प्राइमरी एजेंडा क्या है? अब सवाल ये उठता है कि सर प्रोटोकॉल होता क्या? प्रोटोकॉल शब्द का मतलब समझाइए। ठीक, तो बेसिकली आपको हम बताते हैं प्रोटोकॉल होता क्या। प्रोटोकॉल कहने का मतलब हो गया कि एक तरह से नियम और कानून का संग्रह है। प्रोटोकॉल क्या? एक तरह से नियम और कानून का संग्रह है। मतलब प्रोटोकॉल वगैरह जो है ना, जनरली ऑफिसेस में होता है, सरकारी ऑफिस सब में आप सुनते होंगे। ठीक है। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या हो गया? एक ऑफिशियल एग्रीमेंट या रूल का सेट जो कि कंट्री फॉलो करेगा, या फिर कोई भी ऑफिस या कोई अदर स्टेट जो है फॉलो करता है, या कोई डिपार्टमेंट फॉलो करता है, यानी कि नियम कानून एक तरह से कहिए प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेसिकली समझते हैं क्योटो प्रोटोकॉल था क्या। ठीक है, ये जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था ये बेसिकली था क्या? तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। बात समझ में आ रही है? ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जहां दुनिया भर का देश जो है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए? क्लाइमेट चेंज। ठीक है। क्लाइमेट चेंज मतलब अगर आप मान के चलिए बहुत ज्यादा कार्बन इमिट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहा है, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है? क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जहां दुनिया भर का देश का लोग आके इकट्ठा हुआ था। ठीक है। इसका मकसद क्या था? ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करना। इसका मेन मकसद क्या था? ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करना, ये इसका मेन मकसद था। ठीक। तो डेवलप कंट्रीज को कहा गया कि आप अपना इमिशन कम करिए, और कुछ रूल्स बनाया गया था इसके रिगार्डिंग। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऊपर ऊपर आप समझ गए। अब देखते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा जो एग्जाम में हमारे लिए सही रहेगा। तो हमारा जो है क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल एक तरह का इंटरनेशनल ट्रीटी था जो कि 1997 में क्योटो जापान में लाया गया था। ठीक है, क्योटो जापान का एक शहर है, वहां आया था ये। ठीक। अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी जो है ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएनएफसीसी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो यूएनएफसीसी के तहत जो है क्योटो जापान में 1997 में हमारा क्या हुआ था? इंटरनेशनल ट्रीटी लाया गया था। इट वाज डिजाइन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? क्लाइमेट चेंज को कम किया गया था ग्रीन हाउस गैस इमिशन के थ्रू। ठीक। ये हमारा कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। ये हमारा फोर्स में आया था। ठीक है, कोई भी नियम बनता है फिर उसको लागू होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये हमारा लाया गया था कब? केम इनटू फोर्स 2005 में ये लागू हुआ था। ठीक है। लेटर सक्सीडेड बाय द पेरिस एग्रीमेंट इन 2015। उसके बाद जो इससे रिलेटेड अगला काम हुआ था वो पेरिस में हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। बात समझ गए? तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो एक जापान का शहर है जहां पे 1997 में क्या किया गया था? बैठ के लोग जो है नियम कानून तय किए थे ग्रीन हाउस गैस के लिए। ठीक है, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें और चीज। हमारा जो प्राइमरी एजेंडा क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का प्राइमरी एजेंडा क्या था? तो सबसे पहला क्या था? लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट। हमारा जो है इमिशन रिडक्शन टारगेट है। इमिशन किस चीज का? ग्रीन हाउस गैस का। ठीक है, उसको रिड्यूस करने का जो हमारा टारगेट है उसको लीगली बाइंड करना, मतलब उसके लिए नियम कानून तय करना। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि एनेक्सियर 1 नेशंस जो है उनको बाइंडिंग टारगेट दिया गया था, भैया आपको जो है लिमिट लगाना पड़ेगा। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे आपको लिमिट लगाना पड़ेगा। ऑन एवरेज जो है 5.2% तक आप इमिट कर सकते हैं 1990 लेवल्स में। और दो इस तरीके से जो ईयर वाइज जो है उसमें कुछ कुछ जो है इमिशन का उसको जो है लिमिट लगाया गया था हर एक ईयर वाइज। समझ गए? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला तो हमारा जो है नियम कानून तय किया गया जो भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है। दो तरह का देश है, एक डेवलप्ड होता है जो कि मतलब विकसित हो चुका है, और एक डेवलपिंग होता है। ठीक है, एक क्या होता है? डेवलपिंग होता है। जैसे हमारा देश जो अभी विकसित हुआ नहीं, हो रहा है, तो हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है।
बात समझ में आ रही है? अमेरिका डेवलप हो चुका है तो वो क्या है, डेवलप्ड कंट्री। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें एक और चीज देखा गया था, वो क्या था, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीबीडीआर जिसको आप कहते हैं। इसमें अलग अलग तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था हर देश को। तो उसमें हमारा जो क्या है वो क्या, रिकॉग्नाइज दैट डेवलप्ड नेशंस हैड कंट्रीब्यूटेड मोर टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें डेवलप्ड नेशन का हाथ सबसे बड़ा है। डेवलप्ड नेशन का हाथ कैसे बड़ा है सर? उसने क्या किया, ग्रीन हाउस गैस ऑलरेडी इमिट कर चुका है, तो उसको कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे वो लोग इस तरीके से चीज इस्तेमाल किया, ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा इमिट हो चुका है, उसको कम करने की आवश्यकता है। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब जिसमें अभी विकास हो ही रहा है, जैसे इंडिया वगैरह हो गया, ठीक है, तो वहां पे हमारा इनकरेज्ड बट नॉट बाउंड बाय मैंडेटरी टारगेट, उसको कहा जा रहा है कि आप कम कीजिए लेकिन टारगेट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप में मतलब फिक्स टारगेट ने आपको बांधा नहीं किया है। अच्छा, जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो कोई भी फंक्शन होता है, जैसे पूजा पाठ होता है, तो उसमें हम लोग चंदा लेने जाते हैं। हमारा जो पूजा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चंदा लेने जाते हैं। तो चंदा लेने में दो तरह का इंसान होता है, एक जिसके पास जॉब है, ठीक है, और एक जो है क्या है, जॉबलेस है। बात समझ में आ रही है? तो जिसके पास जॉब है उसको क्या कहा जाता है, भैया तुमको जो है फिक्स कर देते हैं, तुमको कम से कम 500 देना पड़ेगा। और जॉबलेस को क्या कहते हैं, अपने मर्जी से जो मन करे दे दीजिए। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो जॉब वाला आदमी है उसको हम लोग डेवलप्ड कंट्री मान लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लिए, डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री को कहा गया कि भाई तुम्हारा टारगेट हम फिक्स कर देंगे, तुम इतना ही इमिट कर सकते हो। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उसको हम क्या कर दिए, भैया तुम जो है कम करो, लेकिन अपना जो है कोई लिमिट हम नहीं लगा रहे, लेकिन तुमको भी जो है क्या करना है, कार्बन इमिशन या फिर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन उसको कम करना है, कंट्रोल में रखना है। ठीक, क्यों करना है सर? क्योंकि इससे हमारा जो है क्लाइमेट लगातार चेंज होते जा रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म फॉर इमिशन रिडक्शन, इमिशन रिडक्शन के लिए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल में जो है फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म आया। क्या क्या आया था? पहला था इमिशन ट्रेडिंग, जिसको कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं। कंट्रीज विद एक्सेस इमिशन अलाउंस कैन सेल देम टू अदर नेशंस स्ट्रगलिंग टू मीट देयर टारगेट्स। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो किसी को खास तरह का क्रेडिट मिल गया, ठीक, कंट्रीज विद एक्सेस इमिशन, जिसका इमिशन ज्यादा है वो अपना क्या कर सकता है, सेल कर सकता है दूसरे नेशंस को जो कि अभी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, और टारगेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इमिशन ट्रेडिंग में क्या हो गया, कार्बन ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं कि भाई हम, जैसे होता नहीं है कि कोई, जैसे मान के चलो ए और बी दो देश है, ए और बी क्या है, दो देश है। बी जो है कार्बन कम इमिट कर रहा है, बी का जो कार्बन इमिशन है वो क्या है, कम है, और ए का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेता है। क्या एक्सचेंज कर लेता है भैया, ये अपना जो है क्रेडिट उठा के इसको दे देता है। बात समझ में आ रही है? ये अपना इमिशन कहता है कि भाई तुम्हारा कम हो रहा है, तुम मेरा वाला इमिशन अपने पास रख लो। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग इमिशन ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है, सीडीएम इसको कहता है। इसमें क्या होता है, डेवलप्ड नेशन जो है इन्वेस्ट करता है किसमें, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज कर रहा है ताकि अपना कार्बन क्रेडिट ले सके। अच्छा, इसमें एक्चुअली होता क्या था, कार्बन क्रेडिट की आपको समझाता है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट में हमारा क्या होता था कि जैसे कौन कितना कम कार्बन जो है इमिट करेगा उसको एक क्रेडिट दिया जाता था, ठीक ना। और अगर कोई ज्यादा इमिट कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, आप अपना क्रेडिट उसको दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारा जो है, जो जितना कम कार्बन इमिट करेगा उसको उतना ज्यादा क्रेडिट मिलता था। और किसी के पास अगर बहुत ज्यादा कार्बन इमिट कर रहा है तो वो क्या होता था कि किसी और से क्रेडिट ले लेता था, ताकि अपना जो है क्रेडिट मेंटेन रख सके। उसके बाद जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, जीआई देखने को मिला, कंट्रीज कैन इम्प्लीमेंट इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन अनदर डेवलप्ड कंट्री एंड शेयर द बेनिफिट। ठीक है, आपको अगर कार्बन का बहुत ज्यादा इमिट हो रहा है तो आप दूसरे कंट्री में जाकर अपना काम कीजिए, और उस कंट्री का भी विकास होगा और आपका इमिशन कम हो सकता है। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, दूसरे, जैसे मान के चलो अमेरिका में अब फैक्ट्री नहीं लग सकता, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा है कि अब जो है वहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है या ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बहुत ज्यादा हो चुका है, या कार्बन का इमिशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो वो क्या करेगा, कोई ऐसा देश पकड़ेगा जिसमें कि कार्बन इमिशन कम है, वहाँ बहुत ज्यादा फैक्ट्री नहीं है, तो वहां जाकर फैक्ट्री लगाएगा और कार्बन इमिशन जो है अपना बैलेंस करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी इफिशियंसीज। अब क्या कहा गया कि आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया गया, मतलब आप जो है ना ऐसा एनर्जी इस्तेमाल कीजिए जो कि रिन्यूएबल है। ठीक है, और एनर्जी इफिशियंसी पे बात किया गया, मतलब जो है आप सूर्य का रोशनी, हवा, सॉरी सूर्य का एनर्जी, सोलर एनर्जी,
हवा का एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब इस्तेमाल कीजिए ना। ठीक है, इनकरेज द यूज ऑफ सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज लाया गया जो कि कार्बन फुटप्रिंट को क्या कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है। बात समझ में आ रही है कि हमारा जो है कार्बन बहुत ज्यादा इमिट नहीं है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमारा जो है एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी आया है। अच्छा, अभी आपको एक बात बताते हैं, अभी फ्रिज वगैरह आप लीजिएगा ना, तो उसमें एनर्जी स्टार लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह लेते हैं तो उसमें एनर्जी स्टार वगैरह लिखा रहता है, तो वो भी इसी चीज का एक देन है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, उसके बाद अगला क्या आया प्रोटोकॉल में, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, रिक्वायर्ड कंट्रीज टू ट्रैक एंड रिपोर्ट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। हर देश को कहा गया कि आप अपना जो है ट्रैक मेंटेन कीजिए और रिपोर्ट कीजिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, कि आप कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहे हैं। ठीक है, उस पर एक रिपोर्ट बनाइए। अगर बहुत ज्यादा इमिट कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल वगैरह कीजिए। स्टेब्लिश कंप्लायंस मैकेनिज्म टू इंश्योर एडहेरेंस टू टारगेट। ठीक है, कंप्लायंस मैकेनिज्म आपको स्टेब्लिश करना पड़ेगा ताकि आपका टारगेट क्या हो सके, पूरा हो सके। ठीक, उसके बाद सेकंड कमिटेड पीरियड, दोहा अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक्सटेंडेड फ्रॉम 13 से 20, 2013 से 2020 में हुआ था, जिसमें कि इंक्रीज्ड कमिटमेंट फॉर इमिशन रिडक्शन। इमिशन रिडक्शन से रिलेटेड बातचीत हुआ था। बहुत सारा कंट्रीज जो है बाद में शिफ्ट कर दिया था फोकस किसमें, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, जो कि रिप्लेस कर दिया था क्योटो को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये कहने का मतलब जो है, समय समय पे हमारा जो बहुत सारे नियम कानून बनते गया और मेनली किसको कम किया गया है, ग्रीन हाउस गैस को कम किया गया है। बात समझ में आ गई। चलिए, डिस्कस इन डिटेल इंडियन सोशल मूवमेंट्स टू सेव इन्वायरमेंट। ठीक है, कि भारत में जो है कौन कौन सा सामाजिक आंदोलन हुआ ताकि पर्यावरण को बचाया जा सकता है। भारत में कौन कौन सा सामाजिक आंदोलन हुआ या सोशल मूवमेंट हुआ जिससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। तो इंडिया हैज विटनेस सेवरल इन्वायरमेंटल मूवमेंट, इंडिया में बहुत सारा इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुआ पर्यावरण बचाने के लिए, जो कि लोकल कम्युनिटीज, मतलब वहाँ का जो लोकल आदमी उसने किया है, या फिर एक्टिविस्ट किया, या फिर एनजीओ के द्वारा किया गया है, ताकि हमारा प्रकृति बचा रखे। ये मूवमेंट जो है प्लेड क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। ठीक है, ये सब जो मूवमेंट है वो लोगों को जागरूक करने में, उनको नियम कानून समझाने में, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को बचाने में बहुत मदद किया है। तो हमारा मेजर इंडियन मूवमेंट में जो हमारा पहला मूवमेंट है वो है चिपको मूवमेंट। इसका तो एकदम सबसे फेमस मूवमेंट है, 1973 में किया हुआ था। ठीक है, ये मूवमेंट हमारा कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, और ये चलाने वाले आदमी का नाम कौन था, सुंदर लाल बहुगुणा, जो कि एक लोकल ग्रामीण था। ठीक, इसमें जो खास करके जो गांव के लोग थे, खास करके औरत जो है वो क्या करते थे, हग ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। ठीक है, उनका कहना था कि पहले हमको काट लो, और वो लोग जाके पेड़ को क्या करते थे, गला लगा लेते थे कि भैया पेड़ काटने से पहले हमको हमको काट लो। ठीक है, एम्ड एट स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन एंड प्रोमोटिंग एफॉरेस्टेशन, उनका कहना था भैया आप जो है पेड़ नहीं काटिए, जबकि बल्कि पेड़ लगाइए। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ काटना, और प्रोमोटिंग एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाइए। पेड़ काटिए नहीं, पेड़ लगाइए, ये हमारा दोस्त है, इससे हमारा जीवन चलता है। ठीक है, लेड टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन ए बैन ऑन कमर्शियल ट्री फेलिंग इन द रीजन। उससे क्या हुआ कि हमारा जो है गवर्नमेंट को फिर इंटरफेयर करना पड़ा, और उस एरिया में पेड़ काटने पे रोक लग गया। साइलेंट वैली मूवमेंट 1978 से 1985 में हुआ था। साइलेंट वैली मूवमेंट कब हुआ था, 1978 से 1985 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें जो है हमारा प्रोटेस्ट किया गया था किसके, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, सॉरी, केरला में जो है, ठीक है, केरला में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लग रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोटेस्ट किया गया था कि भैया हम जो है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइलेंट वैली मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या था, फॉरेस्ट था, समझ गए, केरला में जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लग रहा था वहाँ पे एक्चुअली फॉरेस्ट था। द फॉरेस्ट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट केम टू इंडेंजर्ड स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था फॉरेस्ट, जिसमें कि आपका बहुत सारा जीव जंतु जो है खतरे में आ जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लगने दिया जा रहा था। और ये मूवमेंट कब हुआ था, 78 से 85 के बीच में। कहाँ हुआ था, केरला में हुआ था। इसको क्या नाम दिया गया था, साइलेंट वैली फॉरेस्ट मूवमेंट। ये साइलेंट वैली मूवमेंट कहा गया था। यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट और साइंटिफिक स्टडी की वजह से गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था साइलेंट वैली को एक नेशनल पार्क, कब, 1985 में। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे तरह तरह का जीव जंतु था, इसलिए इसको नेशनल पार्क
डिक्लेयर किया गया था कब? 1985 में। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका? नर्मदा बचाओ आंदोलन का। नर्मदा बचाओ आंदोलन। अच्छा, एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो कम से कम थैंक यू तो आप लिख ही सकते हैं सर, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये आपको एक बात बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चा का कंप्लेंट आता है कि सर ऑडियो प्रॉब्लम है। अगर ऑडियो इशू है तो आपका बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल कीजिए, ईयरफोन लगाइए, फुल वॉल्यूम में सुनिएगा, मस्त आवाज आएगा, रिवीजन करने में भी आसान रहेगा। चलिए फोकस कर दे इधर। क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था। इसमें हमारा क्या किया था? अच्छा, ये आंदोलन किसने लीड किया था, मतलब इसका मुख्य नेता कौन था? मेधा पाटकर, ठीक है। और ये जो नर्मदा रिवर पे हमारा एक डैम है, सरदार सरोवर डैम, ठीक, उसके विरुद्ध यहाँ पे जो है आंदोलन किया गया था, ठीक है। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। इसमें जो है ट्राइबल कम्युनिटीज उसको शिफ्ट किया जा रहा था, ठीक है, और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था, तो उसके लिए जो है मेधा पाटकर के द्वारा, ठीक ना, आंदोलन किया गया था 1985 में कि आप जो है यहाँ का जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इन्वायरमेंटल को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए ऐसा किया गया था प्रोटेस्ट। हाईलाइटेड इश्यूज ऑफ रिहेबिलिटेशन, लैंड राइट्स एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। इस आंदोलन में क्या कहा गया था? रिहेबिलिटेशन मतलब जो हमारा वर्चस्व खोया हुआ है उसको वापस से स्टोर करना है, यहाँ के जो जमीन है उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए यहाँ का ट्राइबल को, यहाँ के अति को, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस, और यहाँ पे जो है आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करके यहाँ का बैलेंस नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इस तरीके का घटना यहाँ पे सामने आया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें 1985 में हुआ था। ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेव वेस्टर्न घाट मूवमेंट, वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए इसमें मूवमेंट लाया गया था। वो हमारा क्या था? एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो इसमें जो है वेस्टर्न घाट जो है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता होगा वेस्टर्न घाट किसको कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए जो है एक मूवमेंट लाया गया था जिसमें कि मेजर इकोलॉजिकल जोन है इंडिया का, ठीक है। हमारा जो मेजर इकोलॉजिकल जोन है इंडिया का, उसको बचाने के लिए हमारा जो है क्या लाया गया था? वेस्टर्न घाट मूवमेंट लाया गया था। इकोलॉजिकल जोन कहने का मतलब यहाँ पे तरह तरह का जीव जंतु, पेड़ पौधा, जानवर, पक्षी वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो उसको बचाना हमारा जरूरी था। रेस्ट कंसर्न्स अबाउट डिफॉरेस्टेशन, इसमें क्या मेन मुद्दा बताया गया था कि आप डिफॉरेस्टेशन, पेड़ नहीं काट सकते हैं, माइनिंग नहीं कर सकते हैं, इससे हमारा क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है। तरह तरह का जो जीव जंतु वो सब विलुप्त होने लगता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेहरी डैम प्रोटेस्ट, अगला हमारा क्या है? तेहरी डैम प्रोटेस्ट। इसमें हमारा क्या गया था? अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द तेहरी डैम ऑन द भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर पे जो आपका तेहरी डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था उसको कंस्ट्रक्शन होने से अपोज कर रहा था तेहरी डैम प्रोजेक्ट। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इन्वायरमेंटल रिस्क, ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहा था किसके अगेंस्ट? इन्वायरमेंटल रिस्क के अगेंस्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1000 पीपुल एंड सेस्मिक थ्रेट्स, ठीक ना। तेहरी डैम वाला में क्या हो रहा था कि ये तेहरी डैम का कंस्ट्रक्शन जो भागीरथी रिवर पे हो रहा था उसको अपोज कर रहा था, भैया यहाँ पे जो हम डैम नहीं बनाने देंगे, ठीक है। सबसे पहला वो क्या बोल रहा है? यहाँ पे हम डैम नहीं बनाने देंगे, ठीक है। इससे हमारा जो भी इन्वायरमेंटल रिस्क होगा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था, ठीक है। कई सारे लोगों को जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह काम होता है तो गांव या शहर जो भी है वो खाली करवाया जाता है, कई सारे लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया गया था, उनका जगह बदला गया था, और सेस्मिक थ्रेट्स वगैरह हो रहा था। चलिए जल सत्याग्रह, ये हमारा 2012 में हुआ था। जल सत्याग्रह 2012 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि ये हमारा जल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। जहाँ से जो वहाँ का ग्रामीण था, विलेजर्स जो था, स्टूड इन वाटर फॉर डेज अगेंस्ट राइजिंग वाटर लेवल ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन। डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि हमारा डैम क्या करता है? वाटर को रोकने का काम करता है। डैम जो है हमारा क्या करता है? वाटर को रोकने का काम करता है। तो डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा था, तो वहाँ का जो विलेजर्स था, वहाँ का जो ग्रामीण था, वो पानी में खड़ा रहा था, ठीक है। कई दिन तक जो है पानी में क्या कर रहा था? खड़ा रहा था, स्टूड इन वाटर, ठीक। डिमांडेड फेयर कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर डिस्प्लेस्ड पीपुल। इसमें वो क्या मांग कर रहा था कि हमको जो है उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उचित मुआवजा मिलना चाहिए कि भैया यहाँ पे जो पानी आपका डैम बनाने से जो पानी रुक रहा है, ठीक है, तो इससे बहुत लोगों को जो है डिस्प्लेस किया गया है, तो उसके लिए हम लोग को जो है उचित मुआवजा चाहिए। इसके लिए मेनली हुआ था ये जल सत्याग्रह, ठीक है। तो आप ऊपर ऊपर समझ लीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। आप सबका नाम जानिएगा, कुछ कुछ का ईयर भी है तो याद रखिएगा, अपने से बना के वहां पे मस्त लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या? एक्सप्लेन ब्रीफली। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह से बता देते हैं ताकि आप जो है
उसको फॉलो करके स्कोर कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिटिंग बताइए क्या होता है? कार्बन क्रेडिटिंग क्या होता है? चलिए आपको एक कार्बन क्रेडिटिंग समझाते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से। तो कार्बन क्रेडिटिंग कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ना, कि अगर कोई कंपनी या देश अपना इमिशन कम करता है, ठीक है, तो उसको कार्बन क्रेडिट मिलता है। कार्बन क्रेडिटिंग में क्या होता है, कोई कंपनी या देश जो है अगर अपना कार्बन इमिशन कम करता है तो उसको क्या मिलता है? कार्बन क्रेडिट मिलता है। ठीक है। अब वो कार्बन क्रेडिट किसको दे सकता है? ठीक है। फिर वो कार्बन क्रेडिट दूसरों को बेच सकता है जो कि अपना इमिशन कम नहीं कर पा रहा है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई अपना कार्बन इमिशन कम किया तो उसको कार्बन क्रेडिट मिल गया। अब जिसका इमिशन कम ही नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेगा? अपना क्रेडिट जो है उसको बेच देगा। बात समझ में आ रही थी? इसमें फायदा होता है। ठीक। तो हमारा जो है, जब हम लोग बात करते हैं क्या, कि जब हमारा दो तरह का देश है, एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग। ठीक है, हमारा दो तरह का देश है, डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो डेवलप्ड के पास क्या था, वो कार्बन बहुत इमिट करता है, तो वो अपना क्या करेगा? क्रेडिट खरीद लेगा। किससे? जिसमें कि अभी कार्बन का क्रेडिट, सॉरी, कार्बन जो है कम इमिट कर रहा है, उससे अपना क्रेडिट खरीद लेगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आता आइए इसको पॉइंट से समझते हैं। पहला क्या कहता है? कार्बन क्रेडिटिंग एक सिस्टम है जो कि अलाउ करता है कंपनीज या फिर कंट्री को टू अर्न क्रेडिट बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। जब आप कार्बन का इमिशन कम कीजिएगा तो आपको कंपनी चाहे देश को क्या मिलेगा? कार्बन का क्रेडिट मिलेगा। उसको हम लोग कार्बन क्रेडिट कहते हैं। आप क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप अपना कार्बन का इमिशन कम कीजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं? कार्बन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि हर कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट करेगा क्या? 1 टन ऑफ CO2 इमिशन रिड्यूस। अगर आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम रिड्यूस निकाल छोड़ते हैं तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा। यानी कि 1 कार्बन क्रेडिट किसके बराबर हो जाएगा? 1 टन CO2 इमिशन रिड्यूस्ड के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगला क्या है? क्रेडिट्स कैन बी सोल्ड और ट्रेडेड इन कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट में आप अपना क्रेडिट सेल या ट्रेड कर सकते हैं। इनकरेजेस इंडस्ट्री टू अडॉप्ट क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी इंडस्ट्रीज है, कारखाना वगैरह है, वो हमारा जो है क्लीन एनर्जी अडॉप्ट करेगा और पॉल्यूशन जो है कम करेगा। इसका एग्जांपल आपको हम बताते हैं। ए कंपनी इन्वेस्टिंग इन सोलर एनर्जी कैन अर्न कार्बन क्रेडिट एंड सेल देम टू इंडस्ट्रीज दैट एक्सीड देयर इमिशन लिमिट। ठीक है। मान के चलो कोई ऐसा कंपनी है जो कि सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। किस में इन्वेस्ट कर रहा है? सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी में हमारा क्या होता है? सूर्य की रोशनी पे चलता है, तो वहां पे कार्बन इमिशन कम होता है। ठीक है। तो वो क्या करेगा? कार्बन इमिशन कम होता है तो वो कार्बन क्रेडिट अर्न कर लेगा। ठीक है, कार्बन क्रेडिट अर्न कर लेगा। उसके बाद उस कार्बन क्रेडिट को वो क्या करेगा? सेल कर देगा। ठीक है। वो ऐसा इंडस्ट्री को सेल करेगा जिसका कि कार्बन इमिशन ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन क्रेडिट कुछ नहीं है। कार्बन कम कीजिएगा कितना? 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कीजिएगा तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। वो कार्बन क्रेडिट आप बेच सकते हैं जिसका इमिशन ज्यादा है। उसके बाद आता है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के, इंसान की हरकतों की वजह से जो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जो कि आपका CO2 मीथेन वगैरह हो गया, ये जो टोटल अमाउंट इमिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। दूसरा हमारा क्या? इंक्लूड्स इमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्रीकल्चर। इसमें जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है जिसमें का आपका ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है, ये कहाँ कहाँ से इमिट होता है? ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है, इंडस्ट्रीज से, इलेक्ट्रिसिटी से और एग्रीकल्चर से। ये किस में नापा जाता है? टन्स ऑफ CO2 में नापा जाता है, जो कि टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर ईयर में नापा जाता है, कि एक साल में कितना टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है, उसके टर्म में इसको नापा जाता है। किसको? कार्बन फुटप्रिंट को नापा जाता है। अगला हमारा क्या है? रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट इन्वॉल्व्स। अगर आपको कार्बन फुटप्रिंट कम करना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला, यूज रिन्यूएबल एनर्जी। आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि एक ऐसा अप्लायंस इस्तेमाल कीजिए जिसमें एनर्जी आपका बचे, जैसे कि LED लाइट वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1972? यहाँ पे 1972 होगा। ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव्स बताना है। किसका? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। इसको हम लोग शॉर्ट में UNFCCC कहते हैं।
ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब करने का मकसद क्या है, ठीक है, या इनका कोई मकसद है तो वो बताना आपको। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएफ एफ ट्रिपल सी वॉज स्टेब्लिश इन 1972, ये जो 1972 में स्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद और ये जो है फॉर्मलाइज, मतलब इसको एक ऑफिशियली घोषित कब किया गया था, 1992 में, ठीक ना। किसके समय, अर्थ समिट जो रियो डी जेनरो में हुआ था उस समय इसको जो है ऑफिशियल इसका सॉरी ऑफिशियली इसको घोषित किया गया था, भैया ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा जो है क्लाइमेट चेंज पे काम करेगा। ठीक है, बन गया था 1972 में, लेकिन ऑफिशियली इसको नाम कब मिला, 1992 में रियो डी जेनरो में, कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा किस पे काम करेगा, क्लाइमेट चेंज पे काम करेगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी का ऑब्जेक्टिव मतलब इसका क्या मकसद है, ये जो बना है ये क्या टारगेट कर रहा है, इसका सोच क्या है, वो हमको जानना है। तो इसमें हमारा क्या है, सबसे पहला स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस। बात समझ में आ गई। तो आपको अगर ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन स्टेबलाइज करना है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो सॉरी, सबसे पहला इसका मकसद क्या था, ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना, किसमें, एटमॉस्फेयर में। दूसरा इसका क्या काम था, इनकरेजिंग कंट्रीज टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। कंट्रीज को ये इनकरेज कर रहा था कि आप जो है प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए, किसके अगेंस्ट में, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में। तीसरा क्या था, प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सूर्य का एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब आप इस्तेमाल कीजिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रीफर कीजिए। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग नेशंस फॉर क्लाइमेट एडप्शन। डेवलपिंग नेशंस के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, फाइनेंशियल एड मतलब आर्थिक सुविधा दे रहे थे, उसको टेक्नोलॉजी दे रहे थे कि आप जो है क्लाइमेट चेंज पे काम कीजिए और कुछ ऐसा चीज लाइए जिससे कि क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़े। इस्टेब्लिशिंग ए ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट एग्रीमेंट्स लाइक क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज मतलब जो हमारा मौसम बदल रहा है उसको कम करने के लिए तरह तरह का नियम कानून तय किया गया था, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, समझ गए। डिस्कस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस करना है आपको। तो देखिए, हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बना है, जो कि हमारा किस पे काम करता है, क्या फोकस करता है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे। ठीक है, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, इस पे हमारा काम करता है। की ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, सबसे पहला, इंक्रीज फॉरेस्ट कवर टू 33% ऑफ इंडिया टोटल लैंड एरिया। इंडिया का टोटल लैंड एरिया का 33% आपको फॉरेस्ट कवर बनाना है। ठीक है, प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, मतलब आपका जो पेड़ वगैरह कट रहा है उसको रोकिएगा और उसका डिग्रेडेशन से बचाइएगा। तीसरा क्या, इनकरेज एफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। आपका जो है इफॉरेस्टेशन को इनकरेज किया गया है। ठीक है, आपको जो है पेड़ लगाने के लिए इनकरेज किया जा रहा है कि आप पेड़ लगाइए। ठीक है, और सस्टेनेबल यूज पे भी बातचीत किया गया है। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ हैबिट्स। वहाँ पे जो तरह तरह का हमारा जंगल में जीव जंतु है या फिर वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करने पे बात किया गया है। ठीक है, प्रोमोट ट्राइबल एंड रूरल वेलफेयर बाय अलाउइंग कंट्रोल्ड यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स का कंट्रोल्ड इस्तेमाल किया गया है, और किस चीज़ को प्रमोट किया गया है, वहाँ पे जो लोकल आदिवासी लोग हैं या रूरल वेलफेयर, उस पर काम किया गया है कि हम लोग जो है पेड़ वेड़ नहीं काटेंगे, वहाँ का जो लोकल आदिवासी लोग है उस पर उसको अच्छा फील कराया जाएगा। ठीक है, अच्छा फील कराया जाएगा मतलब आदिवासी लोग चाहता है ना कि हमारा जो है जनजीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जंगल पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ रही है, अगर आप पेड़ काटिएगा तो आदिवासी लोग आपको परेशान करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसका जनजीवन आप खराब कर रहे हैं। बात समझ में, चलिए। reduce डिपेंडेंस ऑन imported वुड बाय इंकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हाँ, अच्छा, ये बहुत अच्छा काम किया गया था। क्या काम किया गया था, आपको जो है अपने ही जो लकड़ी पे काम करना है, दूसरे देश से लकड़ी नहीं मंगाना है। अब कुछ काम के लिए खास तरह का लकड़ी मंगाया जाता है, तो वो सब चीज को कम किया गया था, बोला कि भाई हमारे पास जो है आप उसी पे इस्तेमाल कीजिए, अपने यहाँ ही उगाइए ना, क्या दिक्कत है।
लास्ट में हमारा क्या गया था, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जेएफएम आया था, जो कि इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हमारा जो है फॉरेस्ट यानी जंगल को बचाने के लिए जो है लोकल कम्युनिटीज को आपस में जोड़ा गया था। बात समझ गए? तो हमारा फॉरेस्ट बचाने के लिए हमारा जो है ये सब कुछ पॉलिसी लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, आपको उसको क्या करना है, ब्रीफली बताना है। सबसे पहला, राइट टू इन्वायरमेंट एज ह्यूमन राइट। ठीक है, राइट टू इन्वायरमेंट मतलब आपको पर्यावरण जो है एक तरह का किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बताया गया कि उसको किस तरह का पर्यावरण चाहिए, किसी भी इंसान को एक क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपना सर्वाइवल देख सके और अपने आप को अ, जो भी है उसका क्या कहते हैं, वेल बीइंग, मतलब वो अपने आप को जो है सुरक्षित और वेल बीइंग का आप मतलब कर सकते हैं ठीक ठाक महसूस कर सके कि भैया हमको जो है पर्यावरण स्वस्थ है हमारा। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे ठीक हैं, सुरक्षित हैं, वो सब पे बात किया जा सकता है। दूसरा क्या है, इन इंडिया, भारत में क्या है, द राइट टू इन्वायरमेंट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। इंडिया में जो है राइट टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करता है कौन, आर्टिकल 21, जो कि हमारा राइट टू लाइफ देता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हमारा जो है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जो एक तरह का क्या है, फंडामेंटल राइट है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि लोगों का एक मौलिक अधिकार होता है ना, कुछ भी बोलने का अधिकार है, ठीक है, उसी तरह से आपको एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, हर एक इंसान का अधिकार है। अगला पॉइंट क्या है, द गवर्नमेंट मस्ट प्रिवेंट एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स। गवर्नमेंट का काम है कि आपको क्या प्रिवेंट करना है, एयर वाटर और सॉइल पोल्यूशन, इस पे आपको कंट्रोल करना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, और नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना भी आपका काम है। चलिए आगे हमारा क्या, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में आपसी मतभेद होता है या फिर किसी बात को लेकर विवाद होता है, उस विवाद को मैनेज करने के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। पहला क्या, इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, लैंड डिस्प्यूट एंड पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट मतलब हमारा प्रकृति या पर्यावरण जो भी हमारा खतरे में कब आता है, कॉन्फ्लिक्ट विवाद कब होता है, जब आप पेड़ काटने जाइएगा तब विवाद होगा। लैंड डिस्प्यूट मतलब कोई जमीन हड़पना चाहता है या जमीन सरकार किसी काम के लिए उसको एक्वायर करना चाहती है, कोई कंपनी एक्वायर करना चाहती है, तब विवाद होता है। या फिर जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तब इन्वायरमेंट से रिलेटेड विवाद होता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिजॉल्विंग दिस इश्यूज थ्रू। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है किसके थ्रू, नेगोशिएशन, पीसफुल डिस्कशन। मान के चलिए कोई जंगली इलाका है, वहां जाके आप क्या कीजिएगा, नेगोशिएशन कीजिएगा, वहां के लोगों से बातचीत कीजिएगा, ताकि हमारा पीसफुल डिस्कशन से वो क्या हो सके, प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दूसरा क्या है, मेडिएशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। यहाँ पे सबसे पहला तो आपको बातचीत करके हल करना है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपका कब होता है, मान के चलो कोई एरिया है, वहां पे तुम जाके कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, डैम बनना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, वहां का जमीन हड़प लेने, एक्वायर करने का कोशिश करते हैं, वहां का जमीन हम लोग एक्वायर करने का मतलब जमीन लेने की कोशिश करते हैं, या फिर पेड़ पौधा काटने जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आपका क्या होता है, विवाद बढ़ता है, वहां का जो लोकल लोग है वो आपका विरोध करने का काम करता है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में आपका जब विवाद बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि विवाद को इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। उससे बचने का क्या क्या तरीका, मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले नेगोशिएशन, वहाँ के लोकल से आप जाके बातचीत कीजिए, शांति वार्ता हो, भैया हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, बदले में आपको ये मिलेगा, आप हमको ये दीजिए, एक शांति ये हो सकता है। दूसरा क्या है, विवाद अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। ठीक है, वहां पे एक तीसरे पार्टी को बुलाया जाता है, जैसे मान के चलो कोई प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी है और वहाँ का विलेजर्स है, मतलब वहाँ का गांव का लोग है, ये दोनों में विवाद चल रहा है। प्राइवेट कंपनी कहता है हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, गांव वाला कहता है नहीं लगाएंगे। तब यहाँ पे जो है तीसरा पार्टी आएगा। ठीक है, तीसरा पार्टी जनरली गवर्नमेंट आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, दोनों का देख लेगा, प्राइवेट कंपनी को भी डेवलप करना है तो उसको भी देख लेगा, विलेजर्स को भी अपना पर्यावरण बचाना है तो उसका भी देख लेगा, दोनों के बीच में बीच बिचाव किया जाता है यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो गया। पॉलिसी मेकिंग, जो हमारा पॉलिसी मेकिंग है, लॉज एंड रेगुलेशंस टू बैलेंस डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। ठीक है, कुछ कुछ इसके लिए पॉलिसी वगैरह बनाया गया है, ताकि आप लॉ और रेगुलेशन बनाया गया है, ताकि हमारा जो है डेवलपमेंट बैलेंस रह सके, कोई विवाद ही नहीं हो। अच्छा ठीक है, तुमको डैम बनाना है, तुमको फैक्ट्री लगाना है, उसके लिए अलग नियम कानून बनाया गया है। ठीक ना, ताकि किसी का कुछ जाए नहीं। तो ये हमारा जो है सारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है,
आप जो है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हमारा बाकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में कोई डाउट आता है किसी भी तरह का तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।